इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पूरा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं फुल फ्लेश में द इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। दो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स। राइट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सर्विस इंडस्ट्रीज टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्योग्राफी में हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि उनका उस एरिया की ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं होता। वो कहीं पे भी डेवलप हो सकती है, जहाँ पे भी स्किल्स जो है वहां पे डेवलप है। एग्रीकल्चर के लिए उस एरिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वहां पे करनी है तो उस एरिया की जियोग्राफी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके का क्लाइमेट है, कैसी वाटर अवेलेबिलिटी है, राइट। तो वहां पे एग्रीकल्चर डेवलप के लिए उस एरिया की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। प्लस माइंस एंड मिनरल्स, राइट। हमने देखा था कि किस तरीके की कुछ एरिया में कुछ मिनरल्स मिले, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पे क्यों मिनरल्स मिलते हैं, क्यों ऑयल और पेट्रोलियम जो है वो किस रीजन में मिलते हैं, राइट। तो ये दोनों कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसके साथ ज्योग्राफी का कुछ रिलेशन, इसीलिए सिर्फ ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर के साथ हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो भी पढ़ते हैं। एंड माइंस एंड मिनरल्स में मिनरल से रिलेटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, राइट, वो सारी इंडस्ट्रीज भी इसमें पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फॉरेस्ट, इस सबको मिला के अगर मैं देखूं तो इंडिया को एग्रीकल्चर 13.9% जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करता है, द लेटेस्ट डेटा 2013-14 का। उसके अलावा इंडिया की अराउंड 52% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट। ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मोर देन 50% पॉपुलेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंडेड है जिसका सिर्फ 13.9% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, यानी कि वो बहुत ही इकोनॉमिकली कम प्रोडक्टिव है, राइट। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आज भी इंडिया में जुड़ी है, जो एक रीजन है हमारी पॉवर्टी का। तो हम आगे देखेंगे या फिर इकोनॉमी भी हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो भी हमें कम करने की जरूरत है, और उन पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, राइट, जिससे हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, राइट। तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होने से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, उसको कम करने की जरूरत है। इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है, वो सब्सिडेंस एग्रीकल्चर है, रेन फेड एग्रीकल्चर है, राइट। हमने देखा था कि 55% नेट सोन एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, और इसकी वजह से वहां पे सिर्फ एक ही साल में एक ही बार क्रॉप लेने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम है, और इतनी कम प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन की वजह से फार्मर्स जो है उसका बड़ा सा पोर्शन अपने खुद के कंजप्शन के लिए लेते हैं, राइट। उनका प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, और इसीलिए ऐसी फार्मिंग को सब्सिडेंस फार्मिंग कहते हैं। इवन इंडिया में ज्यादातर फार्मिंग मिक्स्ड एग्रीकल्चर होती है, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ फार्मर्स के पास लाइफ स्टॉक्स भी होते हैं, राइट। तो ऐसी फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक या फिशरी या पोल्ट्री एग्रीकल्चर के साथ में की जाए। उसके अलावा इंडिया की जो एग्रीकल्चर नॉन मैकेनाइज्ड है, ज्यादातर एनिमल्स या ड्रॉट एनिमल्स को यूज करके की जाती है या मैन्युअली की जाती है। लो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि एक इंसान के, एक फार्मर के अंडर में बहुत ही छोटा फार्म का लैंड होता है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम रहती है। और इंडिया में ये एक्चुअली कस्टम है कि जो फादर के पास जितना लैंड होता है, फिर वो मरने के बाद उसके जितने सन होते हैं उसमें वो लैंड डिवाइड कर देता है, और जनरेशन ऐसी पास हो जाती है, जो एंड टाइम पे जो जनरेशन होती है उसके पास बहुत ही छोटा लैंड बच जाता है, और इसकी वजह से लैंड का बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेशन इंडिया में हो चुका है, यानी कि जो एवरेज लैंड होल्डिंग होनी चाहिए वो बहुत ही कम है इंडिया में। इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसके सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्रॉप फूड क्रॉप्स है, राइट। कैश क्रॉप, इंडस्ट्रियल क्रॉप नहीं, लेकिन फूड क्रॉप कल्टीवेशन डोमिनेंट है। उसके अलावा क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, फार्मर्स के पास लैंड ही बहुत ही कम है, उसका प्रोडक्शन कम है, उसकी इनकम कम है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट भी कम कर पाता है लैंड के अंदर, मैकेनाइजेशन कम कर पाता है, ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या हाई यील्डिंग वेराइटीज का यूज नहीं कर पाता वो। इंडिया के एग्रीकल्चर की पुअर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, राइट। बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस, यानी फॉरवर्ड लिंकेजेस की अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो उसके साथ आगे उसका लिंकेज होना चाहिए इंडस्ट्रीज के साथ, राइट। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, राइट, तो उसके साथ उसका लिंकेज होना चाहिए। बैकवर्ड लिंकेजेस यानी इंडस्ट्रीज में आए हुए हाई यील्डिंग वेराइटीज, इस तरीके की जो है उसके बैकवर्ड के साइड पे लिंकेजेस, उसके फॉरवर्ड के साइड पे लिंकेजेस होने चाहिए, ताकि पूरी एक इकोनॉमी की सिस्टम बनती है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पुअर है, राइट। कोल्ड स्टोरेजेस होना या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, चेक डैम्स, ये सारी फैसिलिटीज इंडिया में बहुत ही पुअर है, यानी एग्रो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। तो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने हमारे जो टारगेट डिसाइड किए वो ये है कि हमारे एग्रीकल्चर को हमें प्रॉफिटेबल बनाना। आज हमारा जो एग्रीकल्चर वो सभी फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और उसका ये भी एक रीजन है कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में, राइट, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होती बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हमें एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल करना है तो उसके लिए हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी हमारी प्रोडक्टिविटी, राइट। मैंने बताया कि हमारे नेट सोन एरिया को नहीं लेकिन ग्रॉस सोन एरिया को बढ़ाना है, राइट। हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना है, यानी उसी एरिया में मल्टीपल टाइम्स क्रॉपिंग हो और जितना प्रोडक्शन होता है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन उस एरिया में हो। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में हमें हमारा एग्रीकल्चर कि या फिर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें एग्जॉस्ट नहीं कर देना, राइट। यानी कि वो टेक्निक हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में हम ओवर इरिगेशन ना कर दें, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव या पेस्टिसाइड का एक्सेसिव यूज ना कर दें, राइट। सॉइल की फर्टिलिटी यानी उसके सारे न्यूट्रिशन जो है सॉइल के अंदर वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो इस तरीके की हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमें यूज करनी पड़ेगी। तो ये तीन चीज से अगर हम ध्यान रखें, ये टारगेट बना के हमारे एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। एक टर्म है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। देखिए मैंने कहा कि हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेजर कैसे करता है। एक टर्म है एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, वो फाइंड की जाती है जितना एग्रीकल्चर का आउटपुट होता है डिवाइड बाय इनपुट। लेकिन इस टर्म इंडिया में लागू नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द आउटपुट फार्मर के खुद के कंजप्शन के लिए यूज हो जाता है, इसीलिए वो आउटपुट का कभी मोनेटाइजेशन नहीं होता। इसीलिए में करेक्ट अमाउंट हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट टोटल कितना है वो हमें पता नहीं चल सकता। प्लस इनपुट में भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो लेबर एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं ज्यादातर उसी फार्मर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, राइट, जो जिन्हें फार्मर को अलग से सैलरी पे नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए टोटल में एग्जैक्ट इनपुट या इन्वेस्टमेंट भी कितना होता है एग्रीकल्चर में, इसकी अमाउंट हमें नहीं मिल पाती। तो इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया में इस तरह से फाइंड की जाती है, दैट इज वेट डिवाइड बाय एरिया, यानी आउटपुट जितना हुआ उसका वेट इन द क्विंटल डिवाइड बाय उसका एरिया कितना हेक्टर है। ये फाइंड करने से हमें हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी पता चलती है। इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है उससे अराउंड हाफ या 1/3 लेवल पर अभी हम हैं, राइट। हमने बताया कि हमारे पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, इसी की वजह से आज हम टॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, राइट। लेकिन अगर इस लैंड को कम कर रहा है और फिर भी हमें उस पोजीशन पे रहना है तो हमें हमारी जो ग्रॉस सोन एरिया या फिर क्रॉप इंटेंसिटी या इस तरीके की हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ शुगर केन और व्हीट में हमारी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड के हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी से मैच करती है, अदरवाइज उसके अलावा जो सारे क्रॉप्स हैं उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। पैटर्न देखते हैं, यानी कि कुछ पैचेस में ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, कुछ में बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी है। सबसे हाई प्रोडक्टिविटी एरिया अगर हम देखें जहां पे बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर में इंटेंसिव वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज खरीदी जाती है, इरिगेशन की फैसिलिटी है, ट्रैक्टर्स, मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स, इन सभी की फैसिलिटी है। ऐसे हाई प्रोडक्टिविटी एरियाज पंजाब हरियाणा रीजन, कावेरी बेसिन रीजन और कश्मीर रीजन, ये 3 रीजन ऐसे हैं जो हाईली प्रोडक्टिव रीजन है इंडिया के। उसके बाद ऐसे रीजन जिसके पास पोटेंशियल है लेकिन प्रोडक्टिविटी अभी भी डेवलप नहीं हो पाई, यानी उसके पास फर्टाइल लैंड है, उसके पास रेनफॉल भी बहुत अच्छा है, चीप लेबर भी है, इस सब कुछ होने के बाद भी वहां पे प्रोडक्टिविटी लो है। वो है लोअर गंगेटिक रीजन, ईस्टर्न एरियाज। हमने कहा था कि ये रेनफेड एरियाज है, राइट, पोटेंशियल है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। लो प्रोडक्टिव एरिया जिसके पास नेचुरली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, क्योंकि उनकी पहले से ही बैड सॉइल है या फर्टिलिटी सॉइल की कम है, रेनफॉल वहां पे कम है, ड्रॉट वहां पे ज्यादा आते रहते हैं, डिफिकल्ट टेरेन है या हिली रीजन है, डेजर्टिक रीजन है, नेचुरली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। क्रॉप फेलियर होता है, अग्राइन पॉवर्टी होती है। तो हमने कहा था कि ऐसे रीजन में ड्राई लैंड फार्मिंग की जाए, उसकी टेक्निक हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी टेक्निक वहां पे यूज की जानी चाहिए। तो अगर हमें हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो कौन कौन से फैक्टर्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सीड्स, बेटर सीड्स पहले तो फार्मर्स के पास होने चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज होनी चाहिए,
राइट, सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड्स होने चाहिए। आज हमें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी से इस तरीके के हायर क्वालिटेटिव सीड पैदा किए जाते हैं। जिस क्रॉप में ज्यादातर डिसीज होते रहते हैं वह डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स बनते हैं, उसके सीड्स ऐसे बनते हैं। कुछ सीड ऐसे बनते हैं जिससे न्यूट्रिशंस वैल्यू ज्यादा हो, कुछ सीड इस तरह से बनाए जाते हैं कि फ्रूट की सेल्फ लाइफ ज्यादा हो, यानी टमाटर या मैंगोज जल्दी बिगड़ नहीं जाते। तो इस तरह की सेल्फ लाइफ वाले भी ज्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंस टाइप के सीड्स, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके के सीड्स बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफरेंट टॉपिक इन साइंस एंड टेक, बट इस तरह के हम सीड जो है अच्छे से सीड पहले तो फार्मर के पास होने चाहिए। उसके बाद सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो पाए। इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्राई सीजन में भी वो फार्मर कल्टीवेट कर पाए उस तरह की इरिगेशन फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। और इन सभी चीजों के लिए उसके पास फाइनेंस होना चाहिए, राइट। अगर वो नहीं है तो वो इनफॉर्मल वे में करेगा। इससे अच्छा है कि मैं फॉर्मल बैंकिंग, क्रॉप इंश्योरेंस, राइट, इस तरह की फार्मिंग की लोन्स हमें उन्हें देनी पड़ेगी ताकि वो इरिगेशन में या इनपुट के इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट कर पाए। न्यूट्रिशन में दो तरीके के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें इस तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है कि सॉइल का कंजर्वेशन हो, सॉइल के वहां पे ज्यादा उसका पोल्यूशन ना हो जाए। केमिकल फर्टिलाइजर अगर ज्यादा यूज किए जाए और सॉइल में ह्यूमस कम है, राइट, उसका मॉइस्चर कम है, तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को हार्ड कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज होता है जुडिशियस यूज हो जाए। ऑर्गेनिक अगर हम फर्टिलाइजर यूज करें, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या फिर बायो फर्टिलाइजर, बायो कंपोस्ट है, वैसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इरिगेशन भी दो तरीके से कर सकते हैं। कन्वेंशनल यानी कि कैनाल, ट्यूबवेल, उससे हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल वाटर स्टेट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, उससे भी हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉरवर्ड लिंक एग्रीकल्चर के फार्मर्स जब वो प्रोड्यूस कर चुके हैं उसके बाद उनके पास फॉरवर्ड लिंक्स होनी चाहिए, राइट। कोल्ड स्टोरेजेस, एक तो फार्मर यानी गांव में कोल्ड स्टोरेजेस होना चाहिए। बहुत ही पुअर है आज इंडिया में कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इससे ये होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे फार्मर्स फेस करता है। जब फार्मर अपना प्रोड्यूस जो है आउटपुट जब वो कंप्लीट करता है, पैदा कर लेता है, उसके बाद जब ट्रेडर्स खरीदने आते हैं तो फार्मर्स को उनके डिक्टेट किए हुए दाम में अपनी प्रोड्यूस को बेच देना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उसकी प्रोड्यूस वरना ज्यादा दिन पड़ी रहेगी तो वो खराब हो जाएगी, राइट। इसीलिए जितने कम दाम ट्रेडर्स मांगेगा उसमें उसे बेच देना पड़ता है। कई बार उसे लॉस भी होता है फार्मर को इसके हिसाब से। अगर उसके पास कोल्ड स्टोरेजेस है तो वो अपने हिसाब से उसके दाम को बार्गेन कर सकता है कि उसका क्रॉप वेट कर सकता है, राइट। अच्छे प्रोड्यूस जब तक ना मिल जाए तब तक उसका क्रॉप वेट कर सकता है। तो इसीलिए इंडिया में कोल्ड स्टोरेजेस हर गाँव में या गांव के क्लस्टर के बीच में कोल्ड स्टोरेजेस डेवलप करना जरूरी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। फार्मर अगर देखें कि उसके गांव से जुड़ती हुई कोई ट्रांसपोर्टेशन लाइन मेन सिटीज तक नहीं जाती है, रोड्स डेवलप नहीं है या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रक्स यहाँ पे पास नहीं हो सकते, तो वो ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट रहता है कि वो खरीद के ले जाएगा तभी उसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज उसका प्रोड्यूस वहीं पे खराब हो जाएगा, राइट। फिर वो सब्सिडाइज फार्मिंग ही करेगा, प्रॉफिटेबल फार्मिंग वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर गांव में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ इस तरीके के हमारे रेफ्रिजरेटेड वैन्स, इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होने चाहिए, राइट, जो कूलिंग दे पाए और ज्यादा से ज्यादा हमारा फूड का वेस्टेज कम हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से फूड का जो हमारा मेन आउटपुट होता है वो प्रोसेस हो जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, प्लस उसकी वैल्यू भी प्रोसेस होने के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अगर फार्मर के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, तो उन्हें एक अश्योरिटी होती है अपनी इनकम की, जितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट है उनको मिल जाता है, राइट। एग्जाम्पल में अगर दूं तो गुजरात में डीसा के जो पोटेटो फार्मर्स हैं उनका मकेन, आपने एड्स देखे होंगे मकेन की, तो मकेन के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उनको उतने अमाउंट में उतनी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई करने होते हैं और डायरेक्टली उनको पैसे उसके मिल जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप करना जरूरी है। प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के चक्कर में तीन चीजें हमें लेकिन नहीं भूल जानी है। तीन चीजें हमें क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, वो पूरे एग्जॉस्ट ना हो जाए, केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, इवन कई बार आर्टिफिशियल हार्मोन्स यूज होते हैं तो उनका मिसयूज या ओवर यूज ना हो जाए, राइट। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टर है, लेबर इंटेंसिव कैरेक्टर, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में अगर हम बहुत ही ज्यादा मैकेनाइजेशन अगर हमने यूज कर लिया तो इंडिया की बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाएगी।
राइट। तो ये पूरा जो हमारा कैरेक्टर है वो चेंज ना हो जाए। अगर हमें मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस करना है या मिकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करना है तो प्री हार्वेस्ट पोर्शन में नहीं करना चाहिए, जहाँ पे सोइंग, वीडिंग, ये सारे प्रोसेस में मिकेनाइजेशन कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में लेबर यूज होता है। लेकिन अगर हमें मिकेनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रीज अगर इंट्रोड्यूस करना है तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस इसमें करना चाहिए, यानी कि कोल्ड स्टोरेज बनाइए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाइए, मार्केटिंग फैसिलिटी दीजिए फार्मर्स को। वो जितना उसको प्रोड्यूस किया उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में उसका क्या दाम है, राइट। उसके पास मार्केटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे सीड्स बना पाए, राइट। ज्यादा से ज्यादा अच्छी मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डेवलप की जाए। तो इस तरीके की अगर हम मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस करना है तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस में ज्यादा हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ना कि प्री हार्वेस्ट साइड पे। तो इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। थर्ड चीज है कि ब्लाइंड रेस नहीं करनी प्रोडक्टिविटी। हमें ये टारगेट कभी नहीं रखना है कि वर्ल्ड में इसकी क्या हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, हमें वहां पे पहुंचना है। नहीं, हमें हमारे ऑप्टिमम एक प्रोडक्टिविटी लेवल चूज करना चाहिए, जिससे हमारे पॉपुलेशन की फूड की डिमांड को हम या इंडस्ट्री की डिमांड को हम फुलफिल कर पाए। क्योंकि अगर हम हमारे लेवल से ज्यादा प्रोडक्टिविटी का गोल रखेंगे तो उससे चक्कर में हमारे नेचर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो एक ब्लाइंड रेस नहीं करनी हाई प्रोडक्टिविटी की, हमारा एक खुद का ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, उसी को हमें अचीव करना है जो आज से ज्यादा है। एग्रीकल्चर के इतने कंपोनेंट्स हम 1 बाय 1 सारे स्टडी करेंगे। आज सारे फैक्टर्स स्टडी नहीं कर पाएंगे, कुछ फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। आज शायद हम क्रॉप और सॉइल तक ही कर पाए। क्रॉप, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिशन, मशीनरी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारे फैक्टर अगर ध्यान में रखे जाए, उनको डेवलप किया जाए तो इंडिया की एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सकता है। फर्स्ट हम देखते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी इंडिया में किन के तरह के क्रॉप्स होते हैं। इंडिया में 3 सीजन है, यानी 3 एग्रीकल्चर सीजन है। इस सीजन में अलग अलग क्रॉप्स पैदा किए जाते हैं। वन इज द खरीफ सीजन, यानी जो मानसून सीजन है, जहां पे हमारा मैक्सिमम रेनफॉल आता है। उसके बाद रबी सीजन, यानी जनरली विंटर सीजन में आता है, कम टेम्परेचर वाली सीजन। उसके बाद जैद सीजन, यानी खरीफ और रबी के बीच की सीजन का ट्रांजिशन पीरियड, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च एंड जून इज जैद, खरीफ जून टू नवंबर, रबी नवंबर टू मार्च। खरीफ सीजन यानी मानसून सीजन में इंडिया के मैक्सिमम जो सारे क्रॉप्स है वो खरीफ सीजन में पैदा किए जाते हैं, राइट। मानसून सीजन है, सिर्फ कुछ एक्सेप्ट कुछ क्रॉप्स के अलावा वो क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन यानी कम टेम्परेचर की सीजन में पैदा किए जाते हैं, जैसे कि व्हीट, ग्राम, लिंसीड, पी, मस्टर्ड। ये सारे क्रॉप्स रबी क्रॉप्स हैं, वो खरीफ में पैदा नहीं किए जाते। अदरवाइज राइस, शुगर कैन, बाजरा, जवार, मोस्ट ऑफ द अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द खरीफ एरिया। उसके बाद जैद क्रॉप है जो जनरली ड्राई समर सीजन है, वहां पे सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स पैदा किए जाते हैं। तो दिस इज द डिविजन ऑफ खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड जैद क्रॉप्स। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, क्रॉप्स अगर आप ज्यादा आपको करना है तो आप एनसीईआरटी में से कर सकते हैं, सविंदर सिंह में भी ज्यादा क्रॉप्स दिए गए। मैं सिर्फ उसी क्रॉप्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, जो हमारी इकोनॉमी के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज द राइस। मेजर स्टेपल फूड है, राइट। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया में राइस का कल्टीवेशन होता है। उसका टेम्परेचर अराउंड 21-25 डिग्री यानी हॉट क्लाइमेट में उसका कल्टीवेशन होता है। वार्म कंडीशन होनी चाहिए। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसके क्रॉप अगर उसका कल्टीवेशन करना है तो पानी की अमाउंट बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है, राइट। लेकिन हमारे इससे ज्यादा चाहिए होती है इसे बेटर पार्ट में, या जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पे इसका कल्टीवेशन होता है। लेकिन व्हीट में जितनी प्रोडक्टिविटी का लेवल हम जो अचीव कर चुके हैं वो राइस में नहीं कर चुके हैं। और व्हीट की प्रोडक्टिविटी का लेवल जब ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था वो व्हीट के अराउंड था, और इसीलिए व्हीट में प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, लेकिन राइस की नहीं बढ़ी है। कुछ अलग अलग टेक्निक्स है जिससे राइस प्रोड्यूस की जाती है। एक है जापानीज ट्रांसप्लांट टेक्निक, ये जनरली बहुत ही कॉमन इंडिया में, यही टेक्निक से राइस जो कल्टीवेट होता है। इसमें ये होता है कि पहले राइस के छोटे छोटे सैम्पलिंग्स जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं, वो बड़े इतने हो जाए, उसके बाद पूरे फील्ड में पानी भर दिया जाता है, ओवरफ्लो फ्लडेड एग्रीकल्चर फील्ड बनाया जाता है। उसके बाद वो जो बने हुए बड़े सैम्पलिंग्स को फिर वहां पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, राइट। तो ये टेक्निक को जापानीज ट्रांसप्लांट टेक्निक कहते हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया में देखो, जहाँ पे ड्राई सिचुएशन है, जितना ज्यादा बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो वहां पे इस तरीके की ट्रांसप्लांट
टेक्निक होती है, लेकिन पानी बहुत ही कम यूज होता है वहां पे, राइट। लेस वाटर इंटेंसिटी और ड्राई टाइप के राइस वहां पे पैदा किए जाते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी आई है मडागास्कर की प्राइस ने डेवलप की, उसे कहते हैं SRI टेक्निक, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस टेक्निक में ये होता है कि जो इतना फ्लडेड पानी को किया जाता है वो नहीं किया जाता, सिर्फ सॉइल को मॉइस्ट की जाती है, राइट, उसमें अच्छे से मॉइस्चर हो, और फिर उसमें सैम्पलिंग्स जो है वो लगाए जाते हैं, और कंटिन्यूस बेसिक पे वहां पे प्लॉइंग यानी एरेशन हो पाए और वीडिंग को निकाला जाता है, राइट। तो वो टेक्निक से भी इतना ही प्रोडक्शन होता है जितना कि जापानीज टेक्नोलॉजी से होता है, लेकिन पानी का यूज बहुत ही कम SRI टेक्नोलॉजी में होता है, राइट, और इसकी वजह से पानी का कंजर्वेशन हो सकता है। 60 to 70% हमारा जो राइस आता है समर्स जो खरीफ सीजन में, अमान, साली, अफगानी, ये सारे उसके स्पीसीज के टाइप्स हैं। पेनिनसुलर प्लेटो का ऑटोमन राइस है, और ईस्टर्न इंडिया के समर राइस है, बोरो, पलवा, ये सारे राइस की टाइप्स जो है वो पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं पंजाब से लेके पूरा हमारा नर्दर्न प्लेन और फिर ईस्टर्न इंडिया पूरा, यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है, इंक्लूडिंग कर्नाटका रीजन। तो ये सारे रीजन में राइस का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद व्हीट, हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप, ये रबी क्रॉप है, राइट, खरीफ सीजन में, लेकिन विंटर सीजन में इसका प्लांटेशन होता है क्योंकि उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, अराउंड 70 to 20 डिग्री टेम्परेचर में ये होता है, राइट। वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं, ज्यादा पानी की उसको जरूरत नहीं है। इसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी मैच करती है। व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आप देख सकते हैं यहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, प्रोमिनेंट व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज, राइट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में आते हैं, वो इस व्हीट के प्लांट के मैच्योर होने के लिए बेनिफिट करता है, और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस व्हीट क्रॉप के लिए अच्छा होता है। पल्सेस, लेंटिल्स एंड ग्राम्स, राइट, ये मेजर सोर्स है वेजिटेबल प्रोटीन का। उसमें अलग अलग पल्सेस पाए जाते हैं, जैसे मूंग है, अरहर यानी तुअर, उड़द, ग्राम, ये सारे पल्सेस में आते हैं। मूंग ज्यादातर ईस्टर्न इंडियन कोस्ट जो है वो मैक्सिमम एरिया वहां पे वो कल्टीवेट होता है। अरहर, तुअर नॉर्थ इंडिया और MP में उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उड़द का साउथ इंडिया में, राइट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, उनकी रेसिपीज में उड़द बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है। ग्राम या चना पंजाब में उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और ग्राम इज द रबी क्रॉप। पल्स कल्टीवेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुआ, इट वाज सराउंडिंग टू व्हीट, सो व्हीट पे ज्यादा फोकस किया गया था, और उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन में जो व्हीट की बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अचीव की गई, उसके बाद ज्यादातर जो फार्मर्स थे वो व्हीट का कल्टीवेशन करने के लिए अट्रैक्ट है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसी में जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, MSP भी व्हीट और राइस जैसे क्रॉप्स पे ज्यादा दी जाती है, राइट। इससे फार्मर्स भी व्हीट और राइस जो क्रॉप्स है उन्हें ग्रो करने की ज्यादा टेम्पटेशन रखते हैं, और इसकी वजह से पल्सेस जो है वो साइड ट्रैक्ट हो चुके हैं, राइट। वो उनका प्रोडक्शन बहुत ही मार्जिनल और कम एरिया में हो रहा है, उसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, और उसकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब हमें पल्सेस इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। इससे गवर्नमेंट ने स्कीम इंट्रोड्यूस की थी कि पल्स की कल्टीवेशन को प्रमोट की जाए। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, और वहां पे जो है अलग अलग फार्मर्स को ज्यादा इंसेंटिव्स देके पल्स की कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके तहत भी 60,000 पल्स विलेजेस डेवलपमेंट करने का एम रखा गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपने सुना होगा, उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसमें ग्रेन का कंपोनेंट्स है, उसमें व्हीट, राइस है, उसके अलावा मिलेट का कंपोनेंट है, पल्स का कंपोनेंट है, राइट, ऑयल सीड का भी कंपोनेंट है। तो पल्स का कंपोनेंट भी फूड सिक्योरिटी मिशन में ऐड किया गया, और उस मिशन के तहत हमने टारगेट किया कि 4 मिलियन टन जो पल्स का प्रोडक्शन है वो ईयरली बेसिस पे हम अचीव करेंगे, राइट। उसके बाद मिलेट यानी कि ऐसे कोआर्स ग्रेन, राइट, न्यूट्रिशियस है लेकिन कोआर्स है कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। ऐसे मिलेट्स जो है वो भी हमारा प्रोडक्शन उसका कम हो रहा है जैसे पल्स का हो रहा है। सब्सिडेंस फार्मिंग यानी जो रेनफेड एरियाज है, राइट, वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में ये मिलेट्स हो रहा है, क्योंकि इसको रेन जो है बहुत ही कम चाहिए होता है। ये फोडर क्रॉप्स के तहत भी उगाए जाते हैं, ये मैंने पहले ही बताया बहुत ही न्यूट्रिशियस क्रॉप होते हैं, राइट, लेकिन फिर भी आज हमारे डाइट में उनको कम प्रीफर किया जाता है, व्हीट और राइस को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, बिकॉज दे आर कोआर्स।
ज्वार की मैं अगर बात करूं तो सोरगम कहते हैं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस एंड व्हीट। खरीफ में भी कर सकते हैं, रबी में भी ये उगा सकते हैं। रेनफेड एरिया के लिए बहुत ही सुटेबल है क्योंकि उसको बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए, उसको इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये हो सकता है, राइट। 30 सेमी रेनफॉल चाहिए, ड्राई कंडीशन में हो सकता है ये। महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। बाजरा, बाजरा एक खरीफ क्रॉप है, राइट। उससे ज्वार से थोड़ी ज्यादा बारिश, 40 to 50 सेमी रेनफॉल चाहिए, ड्राई कंडीशन, वार्म कंडीशन में होता है। बारिश होने के बाद उसके वार्म सनलाइट या ड्राई कंडीशन उसके लिए अच्छी होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में बाजरा की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद है मिलेट का टाइप रागी। रागी ड्रायर या रेनफेड रीजन में हो सकता है, 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर में। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। उसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड में भी रागी की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप कॉटन। ड्राई क्रॉप है, उसे रेन ज्यादा चाहिए नहीं, यानी उसके रूट्स के ऊपर के एरिया को ड्राई क्लाइमेट चाहिए, रूट्स को मॉइस्चर या पानी जो है रेगुलर बेस पे मिलना चाहिए, बहुत ही टाइमली सप्लाई, यानी जिस टाइम उसका मैच्योर का टाइम आता है उस टाइम पे उसको पानी चाहिए। अगर उसको पानी नहीं मिला तो पूरा क्रॉप डैमेज हो जाएगा। ब्लैक सॉइल मैंने बताया इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ब्लैक सॉइल में अगर ड्राई रीजन भी है लेकिन सॉइल की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि उसके क्ले कंटेंट ज्यादा है, पानी को वो ज्यादा कैपेसिटी होल्ड कर पाती है, तो इसकी वजह से उसके रूट्स को हमेशा वेट रखती है, मॉइस्ट रखती है। कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज, बहुत बड़ा इंडिया का एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ कॉटन एरिया प्रोड्यूसिंग एरिया है। ट्रेडिशनली वेस्टर्न इंडिया इज अ ट्रेडिशनल कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ पे पेनिनसुला की हमारी डेक्कन लावा प्लेट कॉटन सॉइल है, वहां पे ये होता है, राइट। लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई और इसकी वजह से वो अलग अलग रीजन में भी शिफ्ट हुआ, जैसे कि पंजाब, कावेरी बेसिन। पंजाब और कावेरी बेसिन ऐसे रीजन है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर इतना डेवलप हो चुका है कि जहाँ पे भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है वो क्रॉप वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लेकिन उस रीजन ने पहले बताया पंजाब रीजन ड्राई रीजन है और वहां पे इस ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम की वजह से सॉइल की सैलिनिटी की प्रॉब्लम हुई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, राइट। वो इंडिया की बहुत बड़े नंबर में पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी ये इंडस्ट्रीज है। एग्रीकल्चर के साथ उसका बैकवर्ड लिंकेजेस है। ब्रिटिश एरा के टाइम पे बॉम्बे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है इंट्रोडक्शन हुआ और उसके साथ महाराष्ट्र में मुंबई, अमरावती, वर्धा, पुणे, सतारा, नागपुर, इन सारे रीजन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेंटर्स बने। महाराष्ट्र रीजन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलप होने का रीजन क्या था? एक तो महाराष्ट्र में पेनिनसुलर की ब्लैक सॉइल थी, डेक्कन लावा प्लेटू की ब्लैक सॉइल, वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा था पूरे रीजन में, राइट, स्पेशली बॉम्बे के अराउंड, तो उनके पास रॉ मटेरियल कॉटन का मिल रहा था। प्लस मुंबई एक पोर्ट था, राइट, इवन और हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर का वो इंपीरियल कैपिटल था, तो वहां पे ऑलरेडी वहां पे सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप थे, वो पोर्ट था और उसके लिए जो मशीनरी या कोल इंपोर्ट करना था वो भी वो कर पाया। प्लस चीप लेबर, उन्हें अलग अलग रीजन में सराउंडिंग रीजन से चीप लेबर मिल गया। देखिए कॉटन इंडस्ट्री के लिए अगर डेवलप करने के लिए जो फैक्टर्स जरूरी होते हैं वो एक उसका रॉ मटेरियल, कॉटन बॉल्स मिलने चाहिए, उसके बाद मशीनरी और एनर्जी होना उसके लिए और जरूरी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है लेबर, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, राइट, तो लेबर भी मिलना, चीप लेबर मिलना उसके लिए जरूरी होता है। उसके बाद फाइनेंस, क्योंकि फैक्ट्रीज बनानी है, एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए रिच गुजरातीज और पारसीज जो बॉम्बे में है उन्होंने फाइनेंस किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हो पाई। और मुंबई ऑलरेडी मैंने कहा कि वो ब्रिटिश की इंपीरियल कैपिटल थी, तो वहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज और भी इंडस्ट्रीज थी, एग्लोमरेशन हो रहा था और इस सिटी के इनर्शिया की वजह से और भी वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट होती गई। लेकिन फिर प्रॉब्लम हुई बॉम्बे में कंजेशन की, क्योंकि जैसे ही जितना बॉम्बे डेवलप होता गया, राइट, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे बढ़ती गई और बॉम्बे की सिचुएशन ऐसी है कि वो एक आइलैंड की सिचुएशन है, राइट। उसके अगर ईस्टर्न साइड पे अगर हम देखें तो पूरी सह्याद्री है, उसके बाद एक्सपांड होने के लिए लिमिटेशन है, राइट, वेस्टर्न साइड पे दरिया है, ईस्टर्न साइड पे सह्याद्री है, तो मुंबई में कंजेशन स्टार्ट हो गए और रियल एस्टेट के दाम बढ़ गए, राइट। फिर लेबर यूनियन के प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गए, ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन की डिमांड्स बढ़ गई, वो रिजिड हो गए।
तो शिफ्ट हुआ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद की ओर, राइट। अहमदाबाद बिकेम द हार्ट ऑफ द कॉटन ग्रोइंग एरियाज। वहां पे भी काठियावाड़ और सब जगह पे कॉटन प्रोड्यूस हो रही थी। अहमदाबाद में भी उसको रॉ मटेरियल मिल रहा था। इमर्जिंग मार्केट, चीप लेबर भी उसको गुजरात में से, सराउंडिंग रीजन में से, राजस्थान एमपी रीजन में से चीप लेबर भी उसको मिल गया। आफ्टर पार्टीशन कंडला पोर्ट बना, तो जो मशीनरी जो इंपोर्ट करनी थी या कोल एनर्जी के लिए इंपोर्ट करना था वो भी उसको मिल गया। प्लस कच्छ में भी लिग्नाइट कोल की एक्सप्लोरेशन हुई, तो वहां से भी उसको कोल मिल गया। उसके बाद इस तरह से गुजरात में अहमदाबाद, भरूच, वडोदरा, सूरत इस जगह पे सेंटर डेवलप हुए। और जो रीच गुजराती एंड पारसी बॉम्बे में इन्वेस्ट कर सकते, तो ऑब्वियसली गुजरात में तो है ही वो लोग, तो गुजरात में भी उन्होंने फाइनेंस किया। इन दी अहमदाबाद बिकेम द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम था जब अहमदाबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो आज वो सेंटर शिफ्ट होकर सूरत हो गया। लेकिन सूरत में कॉटन टेक्सटाइल से ज्यादा सिंथेटिक एंड सिल्क वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद एक ब्रांच जो बॉम्बे से अहमदाबाद गई, वो दूसरी ब्रांच सदर्न इंडिया में भी गई। तमिलनाडु में ये डेवलप हुआ। अर्ली फेज में तमिलनाडु में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि तमिलनाडु में अगर हम पूरी इंडिया की सॉइल की बात करें तो तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल नहीं है, वो ज्यादातर प्रिडोमिनेटली रेड सॉइल वहां पे पाई जाती है। इसीलिए ब्लैक सॉइल नहीं है, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं, तो उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, राइट। तो इसीलिए वहां पे पहले नहीं डेवलप हो पाई थी। लेकिन ब्रिटिश आए, रेलवेज डेवलप हो गई, रेलवे का नेटवर्क हो गया, फिर और दूसरी जगहों से भी उसके पास कॉटन का रॉ मटेरियल आ गया। उसके पास कोल नहीं था, मैंने बताया था कि सदर्न इंडिया में कहीं पे भी कोल की रिजर्व नहीं पाई जाती, राइट। तो इसलिए वहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी लेट डेवलप हुई थी। इस तरह के ये प्रॉब्लम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी होती है कि यहाँ पे कोल जो है वो उन पे मिलता नहीं है। इसलिए सदर्न इंडिया में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर के बेस रिवर से उन्होंने हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, वो एनर्जी ली, और उसकी वजह से इस तरीके के अलग अलग तमिलनाडु में टेक्सटाइल के प्रोड्यूसिंग सेंटर्स डेवलप हुए, जैसे कोयम्बतूर है, सालेम, तुतिकोरी, पौंडीचेरी। कोयम्बतूर आज भी इज अ गुड सेंटर ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स। 2010 में क्वेश्चन आया था कि तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न in the country. What could be the reason? Black cotton soil is a predominant type of soil in the state. Rich pool of skilled labor is available. ये मैंने बताया नहीं कि दिस इज सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नदर्न इंडिया से अगर कंपेयर करें तो पूरे साउथ इंडिया में हमें पता है कि लिटरेसी रेट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेट ज्यादा है। यहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, स्किल डेवलपमेंट भी ज्यादा है, और सदर्न इंडिया का लेबर जो है वो ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन के इश्यूज भी कम होता है, और यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग या कोऑपरेटिव तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती है साउथ इंडिया में। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में रेड सॉइल ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, ब्लैक सॉइल नहीं है। तो आंसर विल बी ओनली बी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल नहीं है, ज्यादातर रेड सॉइल, राइट। उसके ऊपर के रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल वहां तक पाई जाती है। अ स्टेट इन इंडिया हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको वो स्टेट पहचानना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। एक ऐसा स्टेट जिसके नदर्न पार्ट जो है वो अरिड या सेमी अरिड है, उसके सेंट्रल पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस की जाती है, और कल्टीवेशन ऑफ क्रैश क्रॉप इज प्रिडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप। कौन से? आंध्र प्रदेश का नदर्न रीजन अगर हम देखें तो वो सेमी एरिड, ईस्टर्न पार्ट तेलंगाना रीजन सेमी एरिड है। गुजरात का अगर नदर्न पार्ट में कच्छ या पूरा नदर्न गुजरात हो तो वो सेमी एरिड रीजन है। कर्नाटक का भी नॉर्दर्न पार्ट उसका सेमी एरिड है, मैदान रीजन जिसे हम कहते हैं, तो कर्नाटका भी आ सकता है। तमिलनाडु का नॉर्दर्न पार्ट इज नॉट सेमी एरिड, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो वहीं पे निकल जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट था सेंट्रल पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। कर्नाटका के सेंट्रल पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस नहीं की जाती, राइट। हमने कहा था कि जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे बाबा बुदान हिल्स सब है, वहां पे स्पाइसेस, कॉफी और स्पाइसेस प्रोड्यूस की जाती है, राइट। तो गुजरात इसका आंसर है। और गुजरात के 3 मेन क्रॉप्स जो हमारे डोमिनेंट है वो कॉटन, ग्राउंडनट और टोबैको। उसके अलावा कैस्टर सीड में भी गुजरात इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो गुजरात में कैश क्रॉप ज्यादा डोमिनेट करते हैं और फूड क्रॉप्स। 2013 मेंस का क्वेश्चन है ये। एनालाइज द फैक्टर्स फॉर हाईली सेंट्रलाइज कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी कि कॉटन इंडस्ट्रीज डिस्पर्स नहीं है कि कहीं पे भी डेवलप होगी, लेकिन किसी भी सेंटर के अराउंड
या फिर वो बॉम्बे के अराउंड हो या अहमदाबाद के अराउंड हो या कोयम्बतूर के अराउंड, इस तरह के सेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज इंडिया में क्यों डेवलप हुई है? तो उसके फैक्टर्स ये, एक तो रॉ मटेरियल, उसको सबसे पहले रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, तो उसी सेंटर के अराउंड वो डेवलप होगी। एनर्जी सोर्स, यस, कोल रिजर्व उसको इंपोर्ट कर रहा है, ये एनर्जी सोर्स हाइडल इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलनी चाहिए। चीप लेबर, उसके सराउंडिंग एरिया में उसको चीप लेबर मिल जाना चाहिए। फाइनेंस उसके पास होना चाहिए। फिफ्थ, मार्केट, डिमांड करने वाला मार्केट मिलना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर अगर किसी सेंटर पे मैच करेंगे तभी उसी जगह पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी, राइट। इसकी वजह से वो सेंट्रलाइज है, क्योंकि हर जगह पे पांचों फैक्टर एक साथ काम नहीं कर सकते या एक साथ कंड्यूसिव नहीं हो सकते, राइट। सिर्फ 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 फैक्टर्स के ऊपर आप 1-2 लाइन लिख लो, 50 वर्ड्स विल बी देयर। तो ये मेंस का 5 मार्कर्स इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदर क्रॉप इज शुगर कैन। शुगर कैन भी कॉटन की तरह कैश क्रॉप है, लेकिन ये कॉटन से ज्यादा रिलायबल क्रॉप है। ये थोड़ा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको पानी कॉटन से ज्यादा चाहिए होता है। कॉटन शुगर केन एरियाज ट्रेडिशनली यूपी और यूपी बिहार का जो नॉर्दर्न इंडिया है वो ट्रेडिशनल एरिया हुआ करता था शुगर केन का, लेकिन वो भी शिफ्ट हो गया अलग अलग रीजन में। जो नॉर्दर्न इंडिया यूपी के साइड में जो शुगर केन उगाई जाती थी वो सब ट्रॉपिकल वैरायटी थी, राइट। थोड़े से कम टेम्परेचर में, ठंडे टेम्परेचर में उगाई जाती थी, और उसकी वजह से सब ट्रॉपिकल वैरायटी होने की वजह से उसकी जो शुगर कंटेंट थी वो कम होती है, राइट। लेकिन जब सदर्न इंडिया में शुगर केन क्रॉप शिफ्टिंग हुई तो उसकी वजह से ट्रॉपिकल वैरायटीज वहां पे उगाएगी और वहां पे उस शुगर केन में ज्यादा शुगर का कंटेंट होता है, राइट। हम जो देखते हैं ब्लैक कलर की शुगर केन जो ज्यादातर साउथ इंडिया से आती है, दे आर वेरी स्वीट कंपेयर टू शुगर केन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, राइट। नॉर्दर्न इंडिया में एक और प्रॉब्लम ये था कि शुगर केन के साथ जो शुगर इंडस्ट्रीज बनती है, राइट, शुगर केन सिर्फ यूपी में या नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ समर सीजन में जो है वो पैदा कर सकती है, कि विंटर सीजन में टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि शुगर केन जो ट्रॉपिकल क्रॉप है, राइट, वो वहां पे उगा नहीं सकते, और इसकी वजह से शुगर इंडस्ट्रीज विंटर सीजन में वहां पे बंद रहती थी, और ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिकल नहीं है, राइट, कि साल में कुछ ही टाइम तक वो काम कर पाए। तो इसीलिए शुगर कैन इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई नॉर्दर्न प्लेन टू साउथ इंडिया, पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न इंडिया। पंजाब हरियाणा तो आएगा कि जब भी प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिटेबली मिलेगी, दे विल एक्सेप्ट इट। तो साउथ इंडिया में चली गई पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न इंडिया में वहां पे चली गई। गुजरात से लेके महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप हुई है, राइट। सदर्न इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन का। साउथ इंडिया में सबसे अच्छे से ये शुगर केन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, शुगर इंडस्ट्री डेवलप हुई है। उसका रीजन ये है कि एक तो वहां पे ट्रॉपिकल वैरायटी की शुगर केन पैदा की जाती है जिसका शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और जितनी शुगर केन में शुगर कंटेंट ज्यादा होगा उतनी शुगर भी ज्यादा बनेगी, राइट। हाई शुगर कंटेंट, उनका यील्ड भी बहुत ही ज्यादा, वैरायटी ऐसी है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, राइट। हमने अभी देखा कि शुगर केन और व्हीट वो दोनों क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया ने हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मैच कर लिया। यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है, पूरे साल शुगर केन का कल्टीवेशन हो सकता है और पूरे साल इसलिए शुगर इंडस्ट्री भी ओपन रह सकती है, काम कर सकती है। उसके बाद मैंने पहले बताया सदर्न इंडिया का लेबर और स्किल लेबर, डिसिप्लिन लेबर इश्यूज या लेबर यूनियन के इश्यूज यहाँ पर नहीं होते। प्लस शुगर केन को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी शुगर केन को ऐसा होता है कि जब उसको काट दिया जाए, उसका हार्वेस्ट हो जाए, उसको 48 आवर्स में या 2 दिन के अंदर अंदर उसको शुगर इंडस्ट्री में पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज उसका धीरे धीरे उसके अंदर से शुगर कंटेंट कम होता जाएगा, राइट। तो इसके लिए फार्मर्स और शुगर इंडस्ट्री के बीच एक अच्छा सा म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट, ताकि जैसे ही वहां पे हार्वेस्ट हो वो सीधा ही कॉन्ट्रैक्चुअल होता, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो शुगर इंडस्ट्री पे पहुंच जाएगा। दोनों को फायदा है, फार्मर्स को भी फायदा है क्योंकि शुगर कंटेंट जब तक है वो इंडस्ट्री तक पहुंच जाएगा, और इंडस्ट्री के लिए भी ये ज्यादा जरूरी है कि रॉ मटेरियल उसे कांस्टेंट बेस पे मिल जाए, राइट। तो शुगर केन इंडस्ट्री में इस तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल या कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, और ऐसा कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट साउथ इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है, राइट। तो इसीलिए साउथ इंडिया में शुगर केन इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। प्लस साउथ इंडिया में जो ट्रॉपिकल वैरायटी है, प्लस शुगर केन में ये होता है कि जितना कोस्टल एरिया में शुगर केन उगाया जाए तो कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से शुगर केन में शुगर कंटेंट ज्यादा बढ़ती है, राइट। तो यूपी बिहार जो इनलैंड है, राइट, इंटीरियर पार्ट में उन्हें वो ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती जो साउथ इंडिया में कोस्टल एरिया को वो सी की वजह से जो ह्यूमिडिटी मिलती है, तो उसकी वजह से उनकी वैरायटी या उनकी शुगर केन में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। तो पूरे साउथ इंडिया में इसलिए शुगर इंडस्ट्री डेवलप हुई।
इसके ऊपर मेंस 2013 में क्वेश्चन आ चुका है. डू यू अग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया? डिस्कस विद जस्टिफिकेशन. जस्ट 5 मार्कर. लास्ट स्लाइड में सारे फैक्टर्स बताएं, लेबर से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, उनकी वैरायटी जो ट्रॉपिकल वैरायटी है, जो सारे बेनिफिट्स आप उसमें बता सकते हैं. राइट, 2013 का क्वेश्चन है. इसके बाद का क्रॉप है ऑयल सीड्स. ऑयल सीड यानी ग्राउंडनट, सनफ्लावर, जिसमें से हम ऑयल निकाल सकते हैं, मस्टर्ड, पाम ऑयल, सोया ऑयल, सारे ऑयल सीड्स हैं. इसमें भी लो प्रोडक्टिविटी का इशू जो पल्सेस फेस कर रहे हैं, राइट, वो भी ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद पल्सेस की तरह ऑयल सीड भी साइड ट्रैक्ट हो चुके हैं. राइट, उनको एमएसपी जितनी व्हीट राइस में मिलती है उतनी एमएसपी उन्हें नहीं मिलती और उनका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया है. ग्राउंड नट, हम सारे एक्चुअली ऑयल सीड की कंपैरिजन करें, उनके सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात करें, ग्राउंड नट का अंदर से अगर ऑयल निकाला जाए तो 40 to 50% ऑयल इसी से निकलता है. गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट. उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी होता है. सेसमे यानी तिल, उसमें से अगर ऑयल निकाला जाए 40 to 50% ऑयल निकलता है. गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेसमे. रैपसीड और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड जो रबी क्रॉप है, 20 to 45% ऑयल इसमें से निकलता है. यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राजस्थान, पंजाब, ये सभी रीजन में रेपसीड और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड उगाई जाती है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल. लिनसीड जो रबी क्रॉप है, 30 to 45% ऑयल से निकलता है. एमपी, यूपी, बिहार, वहां पे ये प्रोड्यूस होता है. कैस्टर सीड, राइट, जिसे गुजराती में एरंडा कहते हैं, 50% ऑयल उसमें से निकलता है. गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 2/3% ऑफ इंडिया का पूरा प्रोडक्शन सिर्फ गुजरात में होता है. द अदर रीजन इज आंध्र प्रदेश. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे मैंने कहा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेसमे, रैपसीड, मस्टर्ड, फिर भी मैंने कहा कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन डिक्लाइन हो चुका है. राइट, उसके प्रॉब्लम्स ऑयल सीड फेस कर रहा है. तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि सेसमे, रैपसीड, मस्टर्ड ऑयल या लिनसीड टाइप के ऑयल इंडिया और उसके सराउंडिंग रीजन में कंज्यूम हो सकते हैं और दूसरे रीजन में, दूसरे कंट्रीज में अगर वो कंज्यूम ही नहीं होते तो फिर उनका वो लोग प्रोडक्शन भी नहीं करें, और इसलिए शायद इंडिया उन सब में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. राइट, लेकिन ऑयल सीड सेक्टर हमारा काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है. ट्रेडिशनली पहले से उसमें लो प्रोडक्टिविटी थी. राइट, उसमें प्रोडक्टिविटी का लेवल कम है. उसके बाद ये इनपुट इंटेंसिव क्रॉप्स है, उनको उगाने के लिए ज्यादा इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स या अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड्स उसमें ज्यादा यूज करने पड़ते हैं. प्लस उनकी प्राइस जो है वो अनसर्टेन होती है, यानी फार्मर्स एक बार ग्रो कर दे उसके बाद उसको एग्जैक्टली वो सर्टेन नहीं हो पाता कि उसको कितनी प्राइस मिलेगी. राइट, वो मार्केट बेस्ड प्राइस रहती है और इसकी वजह से प्राइस की वॉलेटिलिटी रहती है और इसकी वजह से फार्मर्स जो होते हैं वो इस तरह के वॉलेटाइल क्रॉप्स को जो है कल्टीवेट करने से डरते हैं. राइट, लेकिन मैंने बताया कि जो ऑयल सीड्स होते हैं, हमारा एडिबल ऑयल है, वो हमारे वेजिटेबल प्रोटीन के लिए, फैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट, और आज ये हो गया है कि हमें ऑयल सीड या एडिबल ऑयल को हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, स्पेशली फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. और उसमें पहले मलेशिया सबसे लार्जेस्ट हमारा कंट्री था जहां से हम सोर्स करते थे, आज इंडोनेशिया बन चुका है. पाम ऑयल को हम ज्यादा वहां से इंपोर्ट करते हैं. और हमारा जो इंपोर्ट की अगर बिल है तो उसमें फूड बास्केट के बारे में सोचूं तो फूड बास्केट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट का बिल इस ऑयल सीड या एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में चला जाता है. राइट, तो आप सोच सकते हैं कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितनी जरूरत है. इसके लिए गवर्नमेंट ने मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम को इंट्रोड्यूस किया था. ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ऑब्वियसली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड 4.5% पर ईयर. इस रेट पे इनका प्रोडक्शन बढ़ पाए. फिर भी ये एक्चुअली अचीव भी हुआ, ये रेट प्रोडक्शन का जो हमारा बढ़ाने का. फिर भी हमारी जो डिमांड थी ऑयल की वो हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए और फिर भी हमें आज इंपोर्ट करना पड़ रहा है. तो गवर्नमेंट ने येलो रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया ताकि ऑयल सीड के डेवलपमेंट या ऑयल सीड के प्रोडक्शन को और भी ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए और भी ज्यादा फार्मर्स को एंकरेज किया जाए कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन करें. राइट, इसके बाद जो क्रॉप लेना चाहती हूँ वो है टी. टी को बहुत ही ज्यादा रेनफॉल चाहिए, मोर देन 200 सेमी रेनफॉल. जो सबसे वेटेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, राइट, वेस्टर्न घाट और मेघालय और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे ये यहाँ पे कर सकते हैं. उसकी कुछ यूनिक सिचुएशन चाहिए. एक तो उसके रूट्स जो है वो वाटर लॉग को सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते. बारिश उसको बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन उसके रूट्स में वो जमा नहीं होना चाहिए पानी, और इसीलिए इस तरीके के स्लोपी सिचुएशन में वो उनसे प्लांट किया जाता है ताकि पानी जो है
वहां पे जमा ना हो सके, राइट। ये शेड लिविंग ट्रीज होते हैं, उनको शेड भी चाहिए होता है। इसी बीच में जब ट्री देखेंगे शेड में इस तरीके के ट्री का प्लांटेशन होता है। हिमालयन स्लोप में और नीलगिरी यानी वेस्टर्न घाट रीजन में सदर्न कर्नाटका के अराउंड वहां पे टी का प्लांटेशन होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइट। 70% लेकिन इंडिया में खुद में ही कंज्यूम हो जाता है, राइट। इसलिए इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट लार्जेस्ट कंज्यूमर नहीं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं बना है। पहले इट वॉज द फर्स्ट रैंक, आज श्रीलंका जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। बट इंडिया में ऐसा कहता है कि पर कैपिटा टी का कंजप्शन भी बहुत ही ज्यादा है इंडिया में, राइट। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी ऑल्सो। यू गाइस फाइंडिंग कि कौन क्या कितने पीता है चाय। टी का प्लांटेशन ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। चाइना में एक्चुअली टी का प्रोडक्शन होता था और ब्रिटिश आर वेरी एडिक्टेड टू ड्रिंक टी, तो चाइना में से उन्हें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो उन्होंने, क्योंकि चाइना तो उनकी कॉलोनी नहीं थी, उन्होंने सोचा कि इंडिया में अगर मैं हमारी कॉलोनी हम वहां पे प्रोड्यूस करें तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। उन्होंने चाइना की वैरायटी इंडिया में सैम्पलिंग वो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फाइंड किया कि आसाम की खुद की लोकल वैरायटी वो ज्यादा अच्छी है चाइनीज वैरायटी से। और फिर आसाम के साथ साथ पूरे हिमालय के जो शिवालिक लेसर हिमालय रीजन है और उसके बाद जो वेस्टर्न घाट की नीलगिरी हमारी हिल्स है वहां पे टी प्लांटेशन की शुरुआत हुई। टी प्लांटेशन एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, राइट, क्योंकि उसके प्लकिंग के लिए ज्यादातर वुमेन का यूज होता है, राइट। वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए इसे बहुत जरूरी है। उसके अलावा उसके सारी प्रोसेसेस, उसके प्लकिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है टी एस्टेट में, वो सभी प्रोसेस बहुत ही लेबर इंटेंसिव होती है। मेन 2014 में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, whereas British planters has developed tea gardens all along Shivaliks and Lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh. In effect, they did not succeed beyond Darjeeling area. Explain. यानी कि पूरे हिमालय के अराउंड उसके लेसर हिमालय में उन्होंने टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया, लेकिन दार्जिलिंग एरिया यानी कि आप देखिए सिक्किम के नीचे जो बंगाल दुआर्स एरिया, राइट, उसके बाद ईस्टर्न साइड पे वो डेवलप नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या है? हमने जब हिमालयस पढ़ा था तब हमने देखा था कि हिमालयस वेस्ट साइड से ईस्ट साइड पे जब जाते हैं तब वो नैरो होते जाते हैं, स्टीपर होते जाते हैं। दार्जिलिंग के बाद ये होता है कि जब हम नीचे से ऊपर हिमालय की ओर जाने की शुरुआत करते हैं उसकी हाइट एब्रप्टली बढ़ जाती है, स्टीप बढ़ जाती है, राइट। यानी अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया में हिमालय के ऊपर जाना चाहूंगी तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी साइज बढ़ेगी, सॉरी उसकी हाइट बढ़ेगी। ईस्टर्न साइड पे सडनली वो बढ़ जाएगी, स्टीप स्लोप आएंगे, राइट। तो अगर प्लांटेशन करना है, राइट, तो हमें थोड़े से ग्रेजुअल स्लोप, जेंटल स्लोप चाहिए होंगे, राइट, ताकि वहां पे प्लांटेशन हो पाए, सॉइल वहां पे डेवलप हो। तो वो सॉइल वहां पे डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि सीधा स्टीप स्लोप है। प्लस एकदम से हाइट बढ़ेगी, उतने हाइट पे हम प्लांटेशन नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर कम होगा। ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, हॉट कंडीशन चाहिए। प्लस जब लो टेम्परेचर होगा तो फ्रोस्ट की सिचुएशन भी वहां पे ज्यादा होगी और टी का प्लांट फ्रोस्ट सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता। तो स्टीप स्लोप है, राइट, और स्टीप स्लोप में सॉइल अच्छे से डेवलप नहीं है, टेम्परेचर कम है, फ्रोस्ट कंडीशन आएगी। प्लस जैसे हम दार्जिलिंग से ईस्टर्न साइड जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जाती है, राइट, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन आती है। तो उसकी वजह से जो पूरा ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, राइट, उसको बहुत ज्यादा लेबर चाहिए पूरी इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए, वो पॉपुलेशन उसे मिल नहीं पाती, चीप लेबर उसे नहीं मिल पाता। डिफिकल्ट टेरेन, ट्रांसपोर्टेशन, उस टाइम में ब्रिटिशर्स अगर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करते तो उनके लिए ये इकोनॉमिकल नहीं था, राइट। वो पूरे हिली रीजन में से ट्रेन के ट्रैक्स डेवलप करना और पूरे रोड सिस्टम को डेवलप करना उनके लिए इकोनॉमिकल नहीं था, वो इन्वेस्ट उनके लिए महंगा था। तो उसीलिए उन्होंने वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज थे, इसलिए वहां पे आगे नहीं गए। प्लस उन्हें ये जो टी प्लांटेशन ब्रिटिशर्स कर रहे थे, राइट, वो इंडिया के कंजप्शन के लिए तो नहीं कर रहे थे, वो खुद ब्रिटिश में या अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे। तो उनको सारे प्रोडक्शन को पोर्ट में ले जाना जरूरी था रेलवेज के थ्रू। रेलवेज डेवलप नहीं हो पाई और जितना हम ईस्टर्न साइड पे वो लोग जितना जाते उतना ही वो कोलकाता या चितगांग पोर्ट से उतना ही दूर चले जाते, राइट। तो उतने ही ज्यादा उनको ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ता ऐसे हिली और डिफिकल्ट ट्रैक में जो उनके लिए इकोनॉमिकल नहीं था, राइट। तो इसीलिए बंगाल दुआर्स या दार्जिलिंग के बाद ब्रिटिशर ने ईस्टर्न साइड पे टी का प्लांटेशन या टी का डेवलपमेंटल उन्होंने नहीं किया। दिस आर द रीजन फॉर इट। उसके बाद एक
टी के जैसा क्रॉप है, दैट इज जूट क्रॉप। उसके भी बहुत ही ज्यादा रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन, ट्रॉपिकल कंडीशन में ये होता है, ज्यादा वाटर लॉगिंग की सिचुएशन में ये होता है। उसका ट्रेडिशनल एरिया है हुगली बेसिन, वेस्ट बंगाल, राइट, हुगली रिवर के आसपास, लेकिन शिफ्ट हो गया अब गोदावरी बेसिन के अराउंड भी। एक टेक्निक होती है, उसे रेटिंग ऑफ जूट कहते हैं। जूट में ये होता है कि पहले जूट का जैसे प्रोडक्शन हो जाए, उसका हार्वेस्ट होने के बाद उसको हुगली रिवर के अंदर इस तरह से फ्लोट किया जाता है, ताकि जो रिवर का फ्लो होता है उस फ्लो की वजह से जो पानी यहाँ पे गुजर रहा है वो उसके जो अलग अलग फाइबर्स होते हैं उसको अलग कर देता है, राइट। तो उसके फाइबर के डेवलपमेंट के लिए, उसको अलग करने के लिए ये रेटिंग प्रोसेस पानी के अंदर की जाती है, और इसीलिए ये हमेशा किसी रिवर के अराउंड होता है, राइट। ये हुगली बेसिन के अराउंड हुआ है क्योंकि जहां पे उसकी कोस्टल एरिया में, एक तो वेस्ट बंगाल साइड पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, प्लस हुगली रिवर में इस तरह की रेटिंग प्रोसेस वो लोग करते हैं। फिर उस रेटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद उस फाइबर्स को सुखाया जाता है और फिर उसको फैक्ट्रीज में सैक्स बनाए जाते हैं, राइट। हम जो ग्रेन जहाँ पे उसको पैकिंग करते हैं, राइट, उस तरीके की जूट की पैकिंग की जाती है। हमारे लिए ये पहले गोल्डन फाइबर था, क्योंकि हमारे लिए जूट सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी अर्नर था, राइट, क्योंकि सिर्फ इंडिया में जूट का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता था। जब बांग्लादेश भी इंडिया के अंदर था, राइट, तो बहुत ही ज्यादा जूट का प्रोडक्शन इंडिया में होता था। और जब वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान भी जो आर्मीज होती है जो छुपने के लिए बड़े बड़े सैंड से बने हुए जो सैक्स यूज करती है, तो वो जूट के बने हुए होते हैं, राइट। लेकिन जर्मनी ने फिर आफ्टर इवन बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर सिंथेटिक फाइबर डेवलप कर दी, राइट। और उसके बाद सिंथेटिक डेवलप हो जाने के बाद जूट की डिमांड बहुत ही कम हो गई और आज ऑलमोस्ट ये अनइम्पोर्टेंट हो चुका है जूट। लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि उसका इनोवेटिव और अलग तरीके से यूज हो पाए, राइट। आज हम जो ग्रेन के पैकेजिंग में यूज होता है, लेकिन उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन में पूरे ग्रेन्स बिगड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ अलग तरीके से जूट को रिसर्च इनोवेटिव करके हम अलग पैकेजिंग या अलग तरीके से जूट का यूज हो जाए, राइट, क्योंकि जूट पे काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी उस पर डिपेंडेंट है। इकोलॉजिकली बहुत अच्छा है क्योंकि डिग्रेडेबल है, प्लास्टिक या सिंथेटिक इकोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन जूट इज डिग्रेडेबल। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जूट का भी अच्छा से प्रमोट हो, उसका यूज हो। उसके बाद लास्ट क्रॉप स्पाइसेस। India is known for spices in ancient times, right? India is known for it. Slope of Western Ghat, right? Largest producer is Kerala. वहां पे हमारे स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है। कार्डेमम आसाम में, राजस्थान में चिली का प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश में टर्मरिक का। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, स्पेशली पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कार्डेमम का, जिंजर का, अरेका नट यानी सुपारी। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए स्पाइसेस को डेवलप करने के लिए, 200 to 250 सेमी रेनफॉल उसको चाहिए। उसके अलावा स्पाइसेस जनरली हाइट पे उगाए जाते हैं, अराउंड 1000 to 1200 मीटर की हाइट पे उगाए जाते हैं वेस्टर्न घाट रीजन में, केरला में। लोमी लेटरेटिक सॉइल वहां पे यूज होती है, मतलब वहां पे वेस्टर्न घाट में जहाँ पे ये है वहां पे इस तरह की स्पाइसेस पाई जाती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के अलावा भी वहां पे भी वेस्टर्न घाट रीजन में स्पाइस का प्रोडक्शन होता है। सो केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, पेपर, कार्डेमम, जिंजर, अरेका नट। और ये सारे स्पाइसेस इस तरीके के रेनफॉल में और 1000 to 1200 मीटर हाइट की ऊंचाई पे वहां पे ये उनका प्रोडक्शन होता है। प्रीलिम 2010 क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया इन इंडिया। एक ऐसा एरिया है जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पे एनुअल रेनफॉल अराउंड 200 सेमी है, हिल स्लोप ऑफ एन अल्टीट्यूड 1100 मीटर है, इसकी हाइट है इतनी। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 50 to 30 डिग्री यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो ऐसे एरिया में कौन सा क्रॉप होगा? मस्टर्ड, कॉटन, पेपर या वर्जीनिया टोबैको। मस्टर्ड हमने बताया एक रबी क्रॉप है, उसे कम टेम्परेचर चाहिए, राइट, तो वो नहीं होगा। कॉटन ह्यूमिड कंडीशन में इतनी ज्यादा रेनफॉल की जरूरत है, उसको ड्राई। टोबैको वो भी एक ड्राई क्रॉप है, तो आंसर विल बी पेपर, जो हमने अभी पढ़ा कि केरला में इतनी हाइट पे इतनी रेनफॉल में ये होता है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, देन आई विल फ्री यू गाइस। द लोअर गंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। लोअर गंगेटिक रीजन में होता है कि रेनफॉल ज्यादा है, राइट, ह्यूमिड कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे कौन से क्रॉप्स की पैडी वहां पे ज्यादा सुटेबल रहेगी? पैडी या कॉटन की? पैडी यानी कि राइस एंड कॉटन की वहां पे रहेगी,
कॉटन ड्राई, चाहे उसको ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं चाहिए। वेट, वीट एंड जूट, वीट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं, उसे कम टेम्परेचर चाहिए, रबी क्रॉपिंग, तो वीट यहाँ पे नहीं आएगा। पैडी एंड जूट, यस दोनों ही ट्रॉपिकल क्रॉप है, दोनों को पानी की ज्यादा जरूरत है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। वीट और कॉटन दोनों ही यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर विल बी सी। ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइम।